गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अभी अपना जो सीज़न चल रहा है वो चल रहा है एग्ज़ाम का। जैसे कुछ विद्यार्थियों ने बीएचयू का एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो मैं यही आशा करता हूं कि उनका बीएचयू का एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। जैसे कुछ विद्यार्थियों का आज एग्ज़ाम है आईसीआर का, कल भी एग्ज़ाम होगा और 23 सितंबर को भी एग्ज़ाम होगा। तो उनको मैं पहले से ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनका जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छा हो और अपना जो मेन एग्ज़ाम है अपने राजस्थान जेट का जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छा होगा आपका एग्ज़ाम में। आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही आज अपन औषधीय फसल की बात करने जा रहे हैं। तो जो औषधीय फसल है वो है अश्वगंधा। आज अपन अश्वगंधा की बात करने जा रहे हैं। तो अश्वगंधा का जो वानस्पतिक नाम होता है, अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम होता है वो होता है विथानिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विथानिया सोमनीफेरा होता है। इसका कुल होता है सोलेनेसी। ठीक है दोस्तों, अश्वगंधा का जो कुल होता है वो होता है सोलेनेसी और उत्पत्ति स्थान होता है मध्य एशिया। अश्वगंधा का उत्पत्ति स्थान माना जाता है मध्य एशिया। इसका जो उपयोगी भाग है ये होती है जड़। ठीक है, जैसे सफ़ेद मूसली की जो जड़ें होती है उसी प्रकार इसकी भी जड़ें होती है जो उपयोगी भाग माना जाता है। और प्रमुख औषधीय रसायन या एल्केलॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं विथेनिन और सोमनीफेरम। ऐसे अपन बात करते हैं तो जो अश्वगंधा होता है ना, अश्वगंधा में क्या होता है 13 प्रकार के, अश्वगंधा में 13 प्रकार के औषधीय रसायन या एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। अश्वगंधा की जड़ों में 13 प्रकार के औषधीय रसायन या एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जिनमें से विथेनिन और सोमनीफेरम, विथेनिन और सोमनीफेरम बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही उपयोगी औषधीय रसायन होते हैं। ठीक है, तो अश्वगंधा की जो जड़ें होती है उनमें 13 प्रकार के औषधीय रसायन या एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसमें 2 प्रमुख है विथेनिन और सोमनीफेरम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रवर्धन। तो अश्वगंधा का जो प्रवर्धन होता है वो बीजों के द्वारा किया जाता है और अश्वगंधा की जो बीज दर रखी होती है यानी कि प्रवर्धन बीजों के द्वारा करते हैं, तो बीज दर जो होती है वो 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में मैं इनको मिटा देता हूं। देखिए जो अश्वगंधा होता है ना, अश्वगंधा को देखिए विंटर चेरी, अश्वगंधा को जो अश्वगंधा होता है उसको विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। अंडरलाइन कर लेना लिखने के बाद। ठीक है, अश्वगंधा को यानी कि कौन सा औषधीय पादप होता है जिसको विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है, तो अश्वगंधा ऐसा औषधीय पादप होता है जिसको विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। एक चेरी का नाम और सुना होगा आपने, बारबेडेंस चेरी। एक ये होती है बारबेडेंस चेरी। ठीक है, बारबेडेंस चेरी, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बारबेडेंस चेरी का नाम सुना होगा। जैसे विंटर चेरी के नाम से तो अश्वगंधा को जाना जाता है, लेकिन एक बारबेडेंस चेरी होती है। ठीक है, फल होता है एक प्रकार का जिसमें सर्वाधिक यानी कि हाईएस्ट विटामिन सी पाया जाता है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया सर्वाधिक विटामिन सी कौन से फल में पाया जाता है, और यदि ऑप्शन में आता है बारबेडेंस चेरी या चेरी ऑप्शन में आता है, तो इसको सही माना जाएगा, इसी को टिक करके आना। और यदि इसके स्थान पर बारबेडेंस चेरी नहीं आए और ऑप्शन में आंवला हो तो फिर आंवला ऑप्शन में आता है, क्योंकि चेरी के बाद में सर्वाधिक जो विटामिन सी पाया जाता है वो पाया जाता है आंवले में। ठीक है, चेरी के बाद में सर्वाधिक विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। और यदि अपन अश्वगंधा की बात करते हैं तो अश्वगंधा को विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं जलवायु की। जो अश्वगंधा की जलवायु है वो है उष्ण व गर्म जलवायु। उष्ण व गर्म जलवायु उपयुक्त होती है। ठीक है, और ये जो अश्वगंधा होता है ये खरीफ ऋतु में उगाए जाने वाला औषधीय पादप होता है। ठीक है। अश्वगंधा की जो जलवायु होती है वो उष्ण व गर्म होती है और अश्वगंधा का जो पादप होता है, अश्वगंधा की जो खेती होती है ये खरीफ ऋतु में की जाती है। ठीक है।
इसके बाद में बात करते हैं जो अश्वगंधा के जो पौधे होते हैं ना, पौधे, अश्वगंधा के पौधे क्या होते हैं, लगभग 3 से 6 फीट तक लंबे होते हैं। अश्वगंधा के जो पौधे होते हैं वो 3 से 6 फीट तक लंबे होते हैं। अश्वगंधा के पौधों की जो लंबाई होती है वो 3 से 6 फीट होती है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। जैसे अपन ने बीज दर की बात की थी, तो बीज दर होती है इसकी 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। लेकिन बीजों की बुआई से पहले क्या होता है, इसकी नर्सरी यानी कि पौधशाला होती है ना, उसमें पौध तैयार की जाती है। तो नर्सरी हेतु जो बीज दर होती है ना, वो रखी जाती है 2 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर। तो देखना, नर्सरी हेतु बीज दर, ठीक है, नर्सरी हेतु जो बीज दर हैं वो 2 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। 2 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। और क्षेत्रफल जो होता है नर्सरी का, यानी कि नर्सरी का जो क्षेत्रफल रखा जाता है वो होता है 100 मीटर स्क्वायर। नर्सरी का जो, यानी कि अपन क्षेत्रफल उसके आधार पर रखते हैं, यानी कि 2 से 4 केजी बीजों की अपन बुआई कर सकें और लगभग 1 हेक्टेयर में लगाने योग्य अपने को पौधे प्राप्त हो सके। उस हिसाब से इसका जो नर्सरी का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 100 मीटर स्क्वायर। और नर्सरी हेतु जो बीज दर रखी जाती है, ये रखी जाती है अश्वगंधा की 2 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और जो नर्सरी में जो पौधे तैयार होने में जो समय लगता है ना, वो लगता है 4 से 5 सप्ताह का, यानी कि पौध तैयार होने में समय, पौध तैयार क्या होती है, लगभग 4 से 5 सप्ताह में इसकी पौध तैयार हो जाती है। तो देखना, 4 से 5 सप्ताह, ठीक है ना, 4 से 5 सप्ताह में इसकी पौध तैयार हो जाती है। और पौध तैयार करने का जो समय होता है, ठीक है, पौध तैयार करने का जो समय होता है ये होता है दोस्तों मध्य जुलाई, यानी कि अश्वगंधा की पौध तैयार करने का समय होता है, तो अश्वगंधा की पौध तैयार करने का समय होता है मध्य जुलाई। ठीक है, पौध तैयार लगभग 4 से 5 सप्ताह में हो जाती है। क्षेत्रफल होता है 100 मीटर स्क्वायर। और नर्सरी हेतु जो बीज दर रखी जाती है ये होती है 2 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर। और यदि सामान्य बीज दर की अपन बात करते हैं तो सामान्य बीज दर होती है 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। तो फटाफट नोट डाउन कर लो इसे, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, इसकी जो जड़ें होती है ना, इसकी जड़ों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। इनकी जो जड़ें होती हैं उनको ग्रेड दिया जाता है, यानी कि ए ग्रेड वाली जो जड़ें होती है वो क्या होती है, उच्च गुणवत्ता की होती है। बी वाली थोड़ी मध्य गुणवत्ता की होती है। इस प्रकार से ए बी सी डी तक इनको क्या होता है, ग्रेड दी जाती है। तो उस ग्रेड के आधार पर ही इनकी जड़ों का जो मूल्य होता है वो बाजार में मिलता है। ठीक है, तो जो ए ग्रेड की जो जड़ें होती है, देखना जड़ों के प्रकार लिख लो। देखना, इसकी जड़ें होती है ना, जड़ों के प्रकार, अश्वगंधा की जड़ों के प्रकार हैं। तो जो ग्रेड ए मिलती है, ए ग्रेड की क्या होती है, ए ग्रेड की जो जड़ें होती है ना, अश्वगंधा की ए ग्रेड की जो जड़ें होती है, ठीक है, उनकी लंबाई होती है लगभग, अश्वगंधा की ए ग्रेड की जड़ों की जो लंबाई होती है ये होती है दोस्तों लगभग 7 सेंटीमीटर तक होती है। और जो मोटाई होती है, देखना जो मोटाई होती है ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि जो अश्वगंधा की जो ए ग्रेड की जड़ें हैं उनका मूल्य बाजार में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ए ग्रेड की, ग्रेड ए जो जड़ों को दिया जाता है उनकी जो लंबाई होती है वो 7 सेंटीमीटर और जो मोटाई होती है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेड बी, यानी कि जिन जड़ों को बी ग्रेड दिया जाता है, जिन जड़ों को बी ग्रेड दिया जाता है उनकी जो लंबाई होती है, बी ग्रेड की जड़ों की जो लंबाई होती है ये होती है लगभग, इनकी जो लंबाई होती है ये होती है लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर। यानी कि बी ग्रेड की जो जड़ें होती हैं उनकी जो लंबाई होती है ये 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और जड़ों की जो मोटाई होती है वो 0.5 से 0.9 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि बी ग्रेड की जड़ों की, अश्वगंधा की बी ग्रेड की जो जड़ें होती है उनकी लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 0.5 से 0.9 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, बात करते हैं ग्रेड सी की। ग्रेड सी की यदि अपन बात करते हैं तो उनकी जो लंबाई होती है ना, ग्रेड सी की जड़ों की जो लंबाई होती है ये होती है अपने 3 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि अपन मोटाई की बात करते हैं दोस्तों तो इनकी जो मोटाई होती है ये होती है लगभग 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर तक, 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर तक
अच्छी ग्रेड की जड़ों की मोटाई होती है। ठीक है, अपन बात करते हैं ग्रेड डी की। तो ग्रेड डी की जो जड़ें होती है ना वो होती है कटी फटी। ठीक है ना, ग्रेड डी की जो जड़ें होती है वो कटी फटी होती है और कटी फटी व मोटी होती है, यानी कि इसमें इनकी यानी कि लंबाई और मोटाई का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है ना, ये कटी फटी और मोटी होती है। ठीक है, इनके एक जड़ के 3-4 भाग निकले हुए होते हैं, आकार में साइज में थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, तो सबसे उच्च गुणवत्ता की जो जड़ें होती है उसको ग्रेड ए दिया जाता है, जिसका बाजार मूल्य भी अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो जड़ें होती है जिसको ग्रेड ए दिया जाता है उनकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है, जो सबसे उच्च गुणवत्ता की जड़ें मानी जाती है। ठीक है, मिटा देता हूँ इनको। ग्रेड ए बी सी डी, तो सबसे निम्न गुणवत्ता वाली जो जड़ें होती है ना उनको ग्रेड ए, और सबसे निम्न गुणवत्ता वाली जो जड़ें होती हैं उनको ग्रेड डी, और सबसे उच्च गुणवत्ता वाली जो जड़ें होती हैं उनको ग्रेड ए दिया जाता है। अब देखिए अश्वगंधा, अब इसका नाम अश्वगंधा क्यों पड़ा, यानी कि जो अश्वगंधा का जो पादप होता है या जो जड़ी होती है उनमें क्या होता है, घोड़े के मूत्र के समान बदबू आती है। ठीक है ना, अश्वगंधा की जो जड़ें होती है उनमें घोड़े के मूत्र के समान बदबू आती है, घोड़े के मूत्र के समान बदबू आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अश्वगंधा नाम, यानी कि जैसे अश्वगंधा नाम कैसे पड़ा इसका, अश्वगंधा नाम, तो अश्वगंधा नाम पड़ा दोस्तों घोड़े के मूत्र के समान बदबू आने के कारण। ठीक है, घोड़े के मूत्र के समान, घोड़े के मूत्र के समान बदबू के कारण। ठीक है, इसमें क्या होता है, अश्वगंधा में, अश्वगंधा की जड़ों में घोड़े के मूत्र के समान बदबू आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भारत में जो अश्वगंधा का सर्वाधिक उत्पादन होता है ना, भारत में अश्वगंधा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो अपना जो मध्य प्रदेश जो राज्य हैं, भारत में अश्वगंधा का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में अश्वगंधा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और अपने भारत की एकमात्र अश्वगंधा मंडी है ना वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। देखना, भारत की एकमात्र अश्वगंधा मंडी ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है मंदसौर मध्य प्रदेश में। भारत की एकमात्र अश्वगंधा जो मंडी है वो स्थित है मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो राज्य है उसका जिला है मंदसौर, उसमें भारत की एकमात्र अश्वगंधा मंडी है, और अश्वगंधा का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत के कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, अश्वगंधा होती है ना, अश्वगंधा की जड़ों में एक उड़नशील तेल पाया जाता है। ठीक है, तो उस उड़नशील तेल को किसके नाम से जाना जाता है, तो देखना उड़नशील तेल जो किस में पाया जाता है, उड़नशील तेल यानी कि अश्वगंधा में पाए जाने वाला उड़नशील तेल। तो अश्वगंधा में पाए जाने वाला उड़नशील जो तेल होता है उसको विथेनिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसमें पाए जाने वाला जो एल्केलॉइड्स होता है या रासायनिक औषधि महत्व का पदार्थ होता है वो इसमें पाए जाने वाला, अश्वगंधा की जड़ों में पाए जाने वाला एकमात्र उड़नशील तेल होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन इसके उपयोग की, यानी कि इसका जो उपयोग होता है, अश्वगंधा का जो उपयोग होता है, प्रमुख उपयोग होता है वो क्या क्या होता है। तो अश्वगंधा का प्रमुख उपयोग है गठिया के दर्द में, यानी कि शरीर में क्या होती है, गांठें बन जाती है, उसके दर्द में, उसके दर्द के निवारण के लिए, यानी कि गठिया दर्द में। ठीक है, गठिया दर्द में। इसके अलावा पैरालिसिस में, पैरालिसिस यानी कि लकवा मार जाता है ना, हाथ पैर शरीर काम करना बंद कर देता है, वो उसको लकवा या पैरालिसिस कहा जाता है। तो गठिया के दर्द में, लकवा में, पैरालिसिस में, और इसके अलावा जोड़ों के सूजन में, जोड़ों का सूजन यानी कि जहाँ पर अपने शरीर के जॉइंट होते हैं ना, जैसे पैरों में, हाथों में, ठीक है, इनमें यदि दर्द होता है तो उसको अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। तो देखिए
उड़नशील तेल पाया जाता है विथेनिन एकमात्र अश्वगंधा मंडी मंदसौर उत्तर मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। अश्वगंधा नाम पड़ा घोड़े के मूत्र के समान बदबू आने के कारण, और उपयोग होता है गठिया दर्द में, पैरालाइसिस यानी लकवा में, और जोड़ों में सूजन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, इनको मिटा देता हूँ मैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं किस्मों की, यानी कि इसकी मुख्य किस्में कौन कौन सी हैं। तो देखना किस्मों की यदि अपन बात करते हैं तो अश्वगंधा की जो किस्में हैं देखना, एक है जवाहर अश्वगंधा, जवाहर अश्वगंधा। ठीक है, नोट कर लेना इसको। अश्वगंधा की जो किस्म है वो एक किस्म है जवाहर अश्वगंधा। इसके बाद में है WS 90 और 30, WS 90 और 130। ये भी क्या होती है, अश्वगंधा की किस्में होती है, जवाहर अश्वगंधा और WS 90 130। ये क्या है, कृषि महाविद्यालय यानी कि क्षेत्रीय कृषि महाविद्यालय है, कृषि महाविद्यालय मंदसौर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, वहाँ से विकसित की गई है। ठीक है ना, मंदसौर कृषि महाविद्यालय से विकसित। अश्वगंधा की मंदसौर कृषि महाविद्यालय से विकसित जो किस्में हैं वो है WS 90 और 130, यानी कि मंदसौर में जो कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का जो कॉलेज है उसके अंडर में जो कृषि विज्ञान केंद्र आता है, ठीक है, वहाँ से विकसित की गई ये किस्में हैं। ठीक है, इसकी ये तीन प्रमुख किस्में हैं, नोट कर लेना इनको। इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं इसकी उपज की, तो इसकी जो उपज होती है, देखिए उपज, अश्वगंधा की अपन उपज की बात करते हैं तो जड़ की उपज की बात करते हैं तो जड़ों की क्या होती है 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जड़ों की उपज की यदि अपन बात करते हैं तो इसकी जड़ों की 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। और यदि बीज की बात करते हैं तो बीज की उपज होती है 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। देखिए किसमें हैं, जवाहर अश्वगंधा और WS 90 130 जो क्षेत्रीय कृषि महाविद्यालय मंदसौर से विकसित की गई है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं उपज की, तो जड़ों की उपज होती है 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और इसकी जो बीजों की उपज होती है 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, फटाफट नोट डाउन कर लो इसे, जिसके बाद में अपन आगे वाली जो औषधीय फसल हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मिटा देता हूं मैं। आगे वाली औषधीय फसल है उसको अपन अफीम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको ओपीएम के नाम से भी जाना जाता है। अगली औषधीय फसल है अफीम। नाम तो सबने सुना होगा अफीम का, तो ठीक है ना, अफीम का नाम सबने ही सुना होगा। आगे औषधीय जो फसल है उसके बारे में बात करेंगे, वो है अफीम। ठीक है, और इसका जो वानस्पतिक नाम होता है, इसके वानस्पतिक नाम की अपन बात करते हैं तो इसका वानस्पतिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, अफीम का जो वनस्पतिक नाम होता है, ठीक है, बोटनिकल नेम होता है, वो होता है पेपेवर सोमनिफेरम। इसका कुल होता है पेपेवरेसी। ठीक है, और यदि उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है मेक्सिको, यानी कि अफीम का जो उत्पत्ति स्थान है वो माना जाता है दोस्तों मेक्सिको। ठीक है, कुल होता है पेपेवरेसी, उत्पत्ति वनस्पतिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके उपयोगी भाग की। तो देखिए उपयोगी जो भाग हैं, उपयोगी भाग की यदि अपन बात करते हैं तो इसका उपयोगी भाग हैं, इसके उपयोगी भाग होते हैं डोडे होते हैं ना, डोडे देखा होगा ना, अफीम का पौधा सभी ने देख लिया होगा। तो इसका जो होता है उपयोगी भाग, वो जो डोडा होता है उसको फल कहा जाता है। तो देखना फल, और फल को क्या होता है डोडा कहा जाता है। तो उसका जो उपयोगी भाग होता है वो फल होता है। और एक होता है लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है,
देखना लेटेक्स क्या होता है। लेटेक्स क्या होता है, इसके जो कच्चे फल होते हैं ना, इसके जो कच्चे फल होते हैं उनमें क्या होता है, शाम के समय चीरा लगाया जाता है। शाम के समय चीरा लगाया जाता है, संध्या के समय और सुबह के समय एक दूध के जैसा तरल पदार्थ उनसे प्राप्त किया जाता है, जिसको लेटेक्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका जो उपयोगी भाग होता है वो फल होता है। फल को डोडा कहा जाता है। इस प्रकार से होते हैं। कपास के जो बिनोले होते हैं ना, उस प्रकार के डोडे होते हैं जिनसे लेटेक्स दूध जैसा तरल पदार्थ स्त्रावित होता है। ठीक है। वो क्या होता है, औषधीय महत्व का होता है। और इसके जो फल के प्रकार की अपन बात करते हैं, फल प्रकार, तो दोस्तों अफीम का जो फल प्रकार होता है वो होता है कैप्सूल। अफीम का जो फल प्रकार होता है ये होता है कैप्सूल। उपयोगी भाग होता है फल और लेटेक्स। इसके बाद में अपन बात करते हैं औषधीय रसायनों की। तो औषधीय रसायन इसमें पाई जाते हैं, देखना, मॉर्फिन, कोडीन, औषधीय रसायन। यानी कि औषधीय जो रसायन होते हैं या एल्केलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो उपयोगी भाग होते हैं उन्हीं से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। तो देखना इनके औषधीय रसायन क्या होते हैं। एक होता है मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, नारकोटीन होता है। ठीक है, मॉर्फिन, कोडीन, नारकोटीन आदि क्या होते हैं, इसमें पाए जाने वाले औषधीय रसायन होते हैं जो इनके फल और इनका जो लेटेक्स होता है उसमें से अपने को प्राप्त होते हैं। फल का प्रकार होता है कैप्सूल, उत्पत्ति स्थान मेक्सिको, कुल होता है पेपेवरेसी और इसका वनस्पतिक जो नाम होता है ये होता है पेपेवर सोमनीफेरम। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो ताकि इसके बाद में कुछ और पढ़ते हैं अपन। ठीक है, मिटा देता हूँ। आगे बात करते हैं अपन अन्य नाम, यानी कि जो अफीम होती है ना इसके अन्य नाम क्या क्या होते हैं। तो देखना अन्य नाम, सबसे महत्वपूर्ण जो नाम होता है वो होता है काला सोना। काला सोना के नाम से किस औषधीय फसल या काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो अफीम होती है इसको काला सोना के नाम से जाना जाता है। एक होता है सफ़ेद सोना, तो जो कपास होती है उसको सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, काला सोना अफीम होती है और सफ़ेद सोना कपास होती है। ठीक है। इसके बाद में इसका जो अन्य नाम है ये है नींद या निद्रा का भगवान। नींद या निद्रा का भगवान, यानी कि जो अफीम होती है इसका सेवन करने के बाद में शरीर की जो शिथिलता होती है वो ख़त्म हो जाती है और अपना जो शरीर होता है ना उसमें क्या होती है, अचेत हो जाता है। यानी कि जो नींद होती है ना वो इसको खाने के, इसके सेवन के बाद जल्दी आ जाती है। ठीक है, इसलिए इसको नींद का या निद्रा का भगवान और काला सोना भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम होती है। ठीक है, इसको खाने के बाद जल्दी नींद आ जाती है, कोई किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, आराम से सो जाते हैं, इसलिए इसको नींद या निद्रा का भगवान भी कहा जाता है। अन्य नाम और हैं इसके, तो एक होता है पोस्त, डोडा पोस्त जिसे अपन कहते हैं, पोस्त, अम्ल, अमल आदि इसके क्या होते हैं दोस्तों, अन्य नाम होते हैं। ठीक है, तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काला सोना, यानी कि काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो अफीम होती है उसको काला सोना के नाम से जाना जाता है और सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं, यानी कि इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में, अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है अपने भारत की अपन बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, आज दोनों जो फसल पड़ी अपन ने औषधि, एक तो अश्वगंधा और एक अफीम, दोनों का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अश्वगंधा, भारत की एकमात्र अश्वगंधा तो मंदसौर मध्य प्रदेश में भी स्थित है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं अपन इसका प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो प्रवर्धन होता है ये होता है बीजों के द्वारा, इसका जो प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रवर्धन किया जाता है बीज द्वारा। किसके द्वारा, बीजों के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, बीज दर की अपन बात करते हैं तो इसकी जो बीज दर होती है ये होती है 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर, यानी कि अफीम की जो बीज दर होती है ये 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, और बीजों की जो गहराई होती है, यानी कि गहराई, यानी कि कितनी गहराई में इसके बीजों को
बोना चाहिए तो देखना 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में इसके बीजों की बुआई की जाती है, यानी कि भूमि की सतह से यानी कि लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में इसके बीजों की बुआई की जाती है। और रोपण जो दूरी होती है, ठीक है, रोपण दूरी होती है वो रखी जाती है 45 इंटू 30 सेंटीमीटर, यानी कि पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे के मध्य की जो दूरी होती है वो 45 इंटू 30 सेंटीमीटर रखी जाती है अफीम के पौधों की, ठीक है। तो अन्य नामों की अपन बात करते हैं तो काला सोना और निंद्रा का भगवान ध्यान में रखना, काला सोना या निद्रा के भगवान के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। और इसके बाद में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। बात करते हैं अपन प्रवर्धन की, तो जो प्रवर्धन होता है वो बीजों के द्वारा किया जाता है। बीज दर होती है 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। गहराई रखी जाती है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, नहीं तो कई जगह आपको 2 से 3 सेंटीमीटर भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन के आधार पर है, यदि ऑप्शन में 2 से 3 सेंटीमीटर हो तो 2 से 3 सेंटीमीटर कर देना, और यदि 2 से 3 सेंटीमीटर यदि आपको नहीं मिले तो फिर 4 से 5 सेंटीमीटर कर सकते हो। और यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए 2 से 3 और 4 से 5 सेंटीमीटर तो फर्स्ट चॉइस अपनी यही होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चॉइस अपनी यही होनी चाहिए, गहराई की 2 से 3 सेंटीमीटर, और रोपण दूरी जो रखी जाती है 45 इंटू 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, ठीक है। बात करते हैं अपन बीजों के परीक्षण भार की। परीक्षण भार बताया था एक दिन पहले भी मैंने, परीक्षण भार क्या होता है, यानी कि 1000 बीजों का जो भार होता है उसको परीक्षण भार कहा जाता है। तो अफीम के बीजों का जो परीक्षण भार होता है, ठीक है, वो होता है 5 से 7 ग्राम, यानी कि 1000 बीजों का जो भार होता है उसको परीक्षण भार कहा जाता है। और अफीम के बीजों का जो परीक्षण भार होता है वो होता है 5 से 7 ग्राम होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फटाफट नोट करो इसे। अपन बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले जो औषधीय रसायन होते हैं, मोरफिन होता है, कोडीन होता है, नारकोटिन होता है, उनसे बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो जो अफीम होता है ना, अफीम होता है उसमें पाया जाता है मोरफिन, ठीक है, मोरफिन पाया जाता है। तो अफीम से मोरफिन को 1805 में अलग किया गया था, ठीक है। देखना, अफीम से मोरफिन को अलग किया गया था। तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि अफीम में पाए जाने वाला एल्केलॉइड्स या औषधीय रसायन होता है मोरफिन, उसको अफीम से यानी कि अफीम का जो डोडा होता है उसे कब अलग किया गया था, तो इसका आंसर अपने को करना है 1805, ठीक है दोस्तों। सन 1805 में अफीम से मोरफिन को अलग किया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अफीम होती है, अफीम से क्या होती है, ड्रग बनाई जाती है। ड्रग जानते हो ना, जो निद्रा का भगवान होती है, यानी कि नींद का जो कार्य करती है ना, वो करती है ड्रग, ठीक है। जैसे एक गांजा होता है, अफीम होता है, हीरोइन होता है, वो क्या होती है, विभिन्न प्रकार की ड्रग पदार्थों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिनका सरकार के ऊपर बैन है, प्रतिबंध लगा रखा है सरकार ने, ठीक है। और यदि इनका जो प्रयोग करना होता है, खेती करनी होती है, तो सरकार की अनुपालना में ही आदेश के अनुसार इनकी खेती की जाती है। तो जो अफीम होता है ना, देखना, अफीम से क्या होता है, एक ड्रग बनाई जाती है। अफीम से क्या होता है, ड्रग बनाई जाती है। तो देखना, अफीम से हेरोइन, नाम सुना होगा ना, हेरोइन, अफीम से हेरोइन ड्रग बनाई जाती है, अफीम से क्या होता है, ड्रग बनाई जाती है, वो उस ड्रग का नाम है हेरोइन। यानी कि जो हेरोइन बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो दोस्तों हेरोइन बनाई जाती है अफीम के द्वारा, ठीक है। हेरोइन नाम सुना होगा ना, वो वाली हीरोइन नहीं जो पिक्चरों में आती है, नाचती है, नाच गाने करती है, डांस करती है, ठीक है। हीरो होता है, एक्टर होता है, भगा के ले जाता है, शादी कर लेता है, ठीक है। वो वाली हीरोइन की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है। उसमें आते हैं विलेन होते हैं, डाकू होते हैं, गुंडे होते हैं, आपस में मारपीट होती है, लड़ाई होती है, और उस वाली हीरोइन की बात नहीं कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं ड्रग वाली हीरोइन की, जिससे नशा होता है,
ठीक है ना। तो अफीम से जो हेरोइन ड्रग बनाई जाती है उसको हेरोइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यदि अपने अफीम की खेती करनी होती है तो अफीम की जो खेती होती है ना वो सरकार की अनुपालना में ही करनी होती है, ठीक है। तो देखना अफीम की जो खेती होती है, अफीम की खेती सरकार की, अफीम की खेती सरकार की अनुपालना में की जाती है, ठीक है दोस्तों। पूछ लिया जाए कौन सा औषधीय पादप होता है जिसकी खेती सरकार निर्देशों के अनुसार या सरकार की अनुपालना के अनुसार ही की जाती है, तो जो अफीम होता है उसकी खेती सरकार की अनुपालना के अनुसार ही की जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके उपयोग की, यानी कि अफीम का जो उपयोग होता है वो क्या होता है। तो देखना एक उपयोग होता है दर्द निवारक के रूप में, दर्द निवारक, ठीक है। इसके बाद में उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए, शरीर में उत्तेजना यानी कि ताकत उत्पन्न करने के लिए, उत्तेजना के लिए। और एक होता है ल्यूकेमिया, बीमारी होती है शरीर में होने वाली, ल्यूकेमिया जो बीमारी होती है, ठीक है, ल्यूकेमिया के लिए। तो ये आदि होते हैं, जैसे दर्द के लिए दर्द निवारक यानी कि दर्द को कम करने के लिए, शरीर में ताकत या स्फूर्ति उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए, और ल्यूकेमिया के लिए। ल्यूकेमिया शरीर में होने वाली बीमारी है। तो जो ल्यूकेमिया होती है ना, ल्यूकेमिया को रक्त का कैंसर कहा जाता है। किसका कैंसर? रक्त का कैंसर कहा जाता है। ल्यूकेमिया जो बीमारी होती है इसको रक्त का कैंसर कहा जाता है। और अपने भारत में कम से कम 10 लाख लोगों को प्रत्येक साल ये बीमारी होती है। भारत में प्रत्येक साल कम से कम 10 लाख लोगों को ल्यूकेमिया बीमारी होती है, जिसको रक्त का कैंसर कहा जाता है, ठीक है। रक्त का कैंसर के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? ल्यूकेमिया को, ठीक है। भारत में लगभग कम से कम प्रत्येक साल में 10 लाख मरीज इसके उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ल्यूकेमिया बीमारी के नियंत्रण के लिए जो अफीम होती है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन इसकी किस्मों की, इसकी जो प्रमुख किस्में हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो देखना इसकी जो किस्में हैं, अफीम की जो प्रमुख किस्में उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो देखना इसकी प्रमुख किस्में संचिता, अफीम की प्रमुख किस्मों की बात करते हैं तो प्रमुख किस्में संचिता है, सुजाता है, ठीक है, सुजाता है, शुभ्रा है, ठीक है, संचिता, सुजाता, शुभ्रा। इसके बाद में एक किस्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है, तेलिया धोलिया। तेलिया धोलिया किसकी किस्म में मानी जाती है? तो तेलिया धोलिया जो है, तेलिया धोलिया अफीम की किस्म होती है, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट किस्म है। तो तेलिया धोलिया किसकी किस्म है? तो दोस्तों तेलिया धोलिया जो किस्म होती है ये होती है अफीम की होती है, ठीक है। ये तो किस्म की बात करते हैं, तो ये किस्में होती है, इसकी नोट कर लो इसे फटाफट। अफीम की जो किस्में हैं संचिता है, सुजाता है, शुभ्रा है, तेलिया धोलिया है, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है दर्द निवारक, उत्तेजना और ल्यूकेमिया जिसे रक्त का कैंसर कहा जाता है उसके नियंत्रण के लिए होता है। खेती सरकार की अनुपालना के अनुसार होती है। अफीम से हीरोइन नामक ड्रग बनाई जाती है, ध्यान रखना ये बात भी। और अफीम से मोर्फिन जो इसमें पाई जाने वाला एल्केलॉइड्स होता है, इसको कब अलग किया गया? तो सन 1805 में इसको अलग किया गया था, ठीक है। तो इनको फटाफट नोट डाउन कर लो। और यदि आज की क्लास या आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूले दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही अपनी पढ़ाई है वो भी थोड़ा नियमित रूप से बनाए रखिए, क्योंकि देखो अपने जो BHU का एग्ज़ाम है वो हो चुका है, ठीक है। ICAR का एग्ज़ाम आज है, ठीक है। इसके बाद में कल है, और 23 सितंबर को भी ICAR का एग्ज़ाम है। 29 जो सितंबर है उसको अपना जेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। अपना मुख्य जो लक्ष्य है, टारगेट है वो यही है। और इसमें अपने को सिलेक्शन पाने के लिए या सिलेक्शन करवाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। 10-15 दिन की बात है, उसमें थोड़ा और मेहनत कर लो ताकि अपनी जो सफलता है वो अपने कदम चूमने लगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ मैं आपको एक सफलता का मूल मंत्र बताता हूँ, ठीक है। अपने जो औषधीय फसल है वो अपनी कंप्लीट हो गई है, और मैं सफलता का मूल मंत्र बताना चाहता हूँ आपको। तो वो है कि यदि ज़िंदगी में उड़ान भरनी है, ज़िंदगी में यदि उड़ना चाहते हो तो पहले गिरना सीख लो,
ठीक है दोस्तों, यदि ज़िंदगी में उड़ान भरना या उड़ना चाहते हो तो पहले गिरना सीख लो, और यदि आपने गिरना सीख लिया तो ज़िंदगी में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उनको सहन करने की अपने को क्षमता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ होती है, परेशानियाँ होती है, वो कब तक आएगी? वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। एक बार आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, परेशानियाँ भी परेशान होकर के चली जाएगी और सफलताएँ वो अपने कदम चूमने लगेगी। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, जैसे अपने BHU, ICAR, जेट इनके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू बनाए रखना। ठीक है, उसमें थोड़ा स्टॉपेज मत लगाना दोस्तों, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हैं उसकी वैकेंसी योग्यता 12th एग्रीकल्चर मांगी जाती है उसमें, और एज है 18 वर्ष मांगी जाती है। उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्द ही आने वाला है। सरकार ने घोषणा तो कर दी है, अपना जो कृषि विभाग है उसने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या कृषि प्रवेशक की जो वैकेंसी है उसकी घोषणा कर दी है, और उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही प्राप्त होने वाला है। तो उसकी तैयारी भी अभी से ही चालू रखें, क्योंकि जो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस होता है ये जेट, ICAR, BHU से संबंधित ही होता है। ठीक है, और जब तक सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आ जाए या नोटिस नहीं आ जाए तब तक अपने को वो पढ़ लेना है एक बार और पूरा सिलेबस उठा के, और जैसे ही नोटिफिकेशन आए उसके बाद में तो केवल अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है, ताकि रिवीजन होता रहे और अपना जो लक्ष्य है वो अपने को जल्दी ही प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपकी ये जो क्लास है कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ अपने जो औषधीय पादप हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों।